Assalamu alaikum, dear students. Now we have to start the unit 11. Name is sound of class 10 physics. कि इस यूनिट 11 के अंदर हमने साउंड के बारे में स्टडी करना है एंड साउंड के कौन से आर्टिकल्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है. So in this chapter we have to study the following articles, in which the first article is that the sound is produced by vibrating source and waves rocket material medium. सो इसका जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें हम वाइब्रेटिंग सोर्स एंड मटेरियल मीडियम को स्टडी करेंगे. सेकंड आर्टिकल के अंदर हम देखेंगे कि डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, कि साउंड वेव्स की नेचर लॉन्गिट्यूडनल होती है, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे. थर्ड आर्टिकल के अंदर हम स्टडी करेंगे डिफाइन द टर्म पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी ऑफ साउंड. एंड फोर्थ आर्टिकल के अंदर हम देखेंगे डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ लाउडनेस. लाउडनेस के अगर हम एम्पलीट्यूड को चेंज करें तो उसका अफेक्ट क्या होगा. एंड अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन पिच ऑफ साउंड. नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है डिफाइन इंटेंसिटी एंड स्टेट इट्स यूनिट, कि इंटेंसिटी क्या है और उसका यूनिट क्या है. नेक्स्ट आर्टिकल वी विल सी दैट व्हाट इज मीन बाय इंटेंसिटी लेवल, कि इंटेंसिटी लेवल क्या होता है और उसका यूनिट. नेक्स्ट आर्टिकल शोर के मतलब है और उसके असरात के ऊपर है. नेक्स्ट आर्टिकल डिस्क्राइब हाउ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी इकोसिस्टम जो होता है वो कैसे पैदा होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज. दो तरह की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, ऑडिबल एंड इनऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक प्रोटेक्शन, कि अनडिजायरेबल जो साउंड होते हैं उनसे हम किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को. नेक्स्ट इसके प्रॉब्लम्स हैं जो इस पूरी एक्सरसाइज के ऊपर बेस करते हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे. सो 11.1 द फर्स्ट आर्टिकल इज साउंड वेव्स एंड साउंड वेव्स इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर जब वाइब्रेशन पैदा होती है, उसके अंदर जब मूवमेंट होती है टू एंड फ्रो की सूरत में, तो देन उसमें साउंड पैदा होता है. और ये साउंड कैसे पैदा होता है, क्योंकि जब जो वाइब्रेशन पैदा होती है तो जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उसमें प्रेशर आता है. जब उसमें प्रेशर आता है तो उसके अंदर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन यानी वेव्स पैदा होती हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल होती हैं. ये वेव्स आगे ट्रांसफर होती हैं और ट्रांसफर होने की सूरत में ये आगे साउंड को पहुंचाती हैं और हमारे कानों तक साउंड आता है. इस बात को समझने के लिए मैं एक डायग्राम के लिहाज से आपको बताता हूं. अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम आप सपोज कर लें कि ये एक हमारे पास वाइब्रेटिंग सोर्स है और इस वाइब्रेटिंग सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. और ये जब वाइब्रेट करेगा, ये बॉडी जब वाइब्रेट करेगी तो फिर क्या होगा कि ये एयर आर्टिकल्स हैं, ये एयर आर्टिकल है. इन एयर आर्टिकल में प्रेशर आएगा. जब इन एयर आर्टिकल्स में प्रेशर आएगा तो एक जगह पर जिस तरह ये हमारे पास है तो एक जगह पर ये कंप्रेशन को क्रिएट करेंगे, कंप्रेशन. एंड एक जगह पर जिस तरह ये डिस्टेंस ज्यादा पर मौजूद है तो ये रेयरफेक्शन को क्रिएट करेंगे. इस तरह ये प्रेशर आगे ट्रांसफर होता जाएगा, कंप्रेशन रेयरफेक्शन की सूरत में आगे ट्रांसफर होता जाएगा और यहाँ हमारे जो कान है वहां तक सेंसेशन यानी इनकी आवाज सुनाई देगी. और ये नीचे उसने एक वेव फॉर्म दी है उसकी साउंड की. अब इस साउंड की वेव फॉर्म में देखें आप कि ये साउंड आगे प्रोपगेट हो रहा है और नीचे के हिस्से हम ऑलरेडी प्रीवियस पढ़ चुके हैं कि ये ट्रफ होते हैं एंड ऊपर के हिस्से क्रस्ट होते हैं. एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और टू कंसेक्टिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं. एंड यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं, जो ये है. ठीक है, तो इस फॉर्म के अंदर साउंड वेव्स पैदा होंगी एंड साउंड वेव्स आगे प्रोपागेट करेंगे. इसी तरह अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक अगर हम देखें तो एक गिटार है और इस गिटार के अंदर जब हम इस स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट स्ट्रिंग्स, और इन स्ट्रिंग्स को जब हम वाइब्रेट करते हैं तो इसके अंदर वाइब्रेशन की वजह से साउंड क्रिएट होता है और ये साउंड प्रेशर हवा पे डालते डालते आगे हमारे कानों तक सुनाई देता है. नेक्स्ट इसी तरह हमारी जो आवाज है ह्यूमन वॉइस, अब ये हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है और ये कैसे प्रोड्यूस होती है. बेसिकली हमारे गले के अंदर ये एक वोकल कॉर्ड्स होते हैं
ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं। ये वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करते हैं तो साउंड क्रिएट होता है, जिसे हम बोलते हैं और हमारी आवाज आगे सुनाई देती है। ठीक है। सो इन वोकल कॉर्ड्स की वजह से ह्यूमन वॉइस जनरेट होती है। इसके साथ ही जो हमारे पास आर्टिकल है साउंड वेव्स, ये कंप्लीट हो जाता है। एंड हमने देखा कि साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस हो रही है। साउंड वेव्स पैदा होती हैं वाइब्रेटिंग ऑफ बॉडी, कि किसी भी बॉडी की जब वाइब्रेशन पैदा होती है तो वाइब्रेशन पैदा होने की वजह से उसमें साउंड जनरेट होता है। इसके लिहाज से इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी है। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है 11.1, वो इसके मुताबिक है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, कि हमने एक वाइब्रेटिंग बॉडी जब भी कोई वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। इसको प्रूव करने के लिए हमने एक एक्टिविटी करनी है। इस पूरी एक्टिविटीज को अगर हम रीड आउट करें तो इसके मुताबिक सिंपल ये है कि ये एक हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क है, एंड ट्यूनिंग फोर्क के एक प्रॉन्ग पर हम इस रबर हैमर के जरिए हिट करते हैं। यहां पर अगर हम हिट करेंगे तो इसके अंदर क्या पैदा होगा, वाइब्रेशन पैदा होगी, और इस वाइब्रेशंस की वजह से ये इस तरह आगे और पीछे मूवमेंट करना शुरू कर देगा। ये जब आगे और पीछे मूवमेंट करेगा तो फिर ये एयर जो इसके गिर्द पार्टिकल्स होंगे ये वहां पर प्रेशर डालेगा, और ये एयर पार्टिकल पर जब प्रेशर डालेगा तो वो पार्टिकल आगे जाएंगे और यहां हमारे कान तक आकर ये आवाज को सुनाई देंगे। एंड इस सारी एक्टिविटीज के दौरान हम देखेंगे कि इसके जो प्रांग है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। ये जो इसके दोनों सिरे हैं ये वाइब्रेट कर रहे हैं, ये इस तरह मूव कर रहे हैं। अगर आप कोई एक बॉल को इसके पास लेकर आए तो ये बॉल को फौरी तौर पर दूर धकेल देगा, जिससे ये जाहिर होगा कि जिसके अंदर वाइब्रेशन हो रही है। सो ये एक्टिविटी साबित करती है कि जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेट करने के साथ ही उसके अंदर साउंड जनरेट होता है। ठीक है। सो हमने फर्स्ट पॉइंट, द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, कि साउंड एक वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा होता है, ये हमने प्रूव कर दिया, इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। एंड अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक उसकी जो एक्टिविटी है उसको भी हमने स्टडी किया। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है पॉइंट, द साउंड रिक्वायर मटीरियल मीडियम, कि एक साउंड को एक ऐसा जरिया जरूर चाहिए जिसके जरिए वो साउंड आगे प्रोपागेट कर सके, मूवमेंट कर सके। जिस तरह के फॉर एग्जांपल हमने जिक्र किया एक एयर पार्टिकल्स है, अगर हवा ना हो, बिल्कुल वैक्यूम हो, तो वहां पर हमें आवाज सुनाई नहीं देगी। ठीक है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए हम एक्टिविटी 2 को देखते हैं। अब एक्टिविटी 11.2 के मुताबिक अगर हम देखें तो एक्टिविटी 11.2 में सिंपल फर्स्ट उसने बयान किया कि जिस तरह की लाइट वेव्स होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव्स होती हैं दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन जो साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जिसके लिए किसी मीडियम का होना जरूरी है अगर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। अब इस अगर हम एक्टिविटीज को रीड आउट करें तो इसके रीड आउट के मुताबिक आप ये कंसीडर करें कि ये एक हमारे पास जार है। इस जार के अंदर ये हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बेल को हैंग किया हुआ, और हैंग हमने किसके साथ किया, ये दो हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर्स हैं। इन दो इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ हमने इसको बांधा हुआ है, और जो इलेक्ट्रिक वायर आगे ये सप्लाई है आप जिससे वो करंट ट्रांसफर होगा, तो ये सप्लाई के साथ इन इलेक्ट्रिक वायर्स को हमने आगे कनेक्टेड कर दिया। और ये नीचे हमारे पास एक वैक्यूम पंप है। ये वैक्यूम पंप क्या करता है बेसिकली, कि ये हवा यानी जो इस जार के अंदर है ये इसको निकालने के काम आएगा। अब हम क्या करते हैं, हम इस पावर सप्लाई के जरिए इसको ऑन करके इस बेल को ऑन करते हैं, तो जब बेल ऑन होगी तो हमें सुनाई देगी, हमें सुनाई देगी, इसका साउंड हमारे कानों तक सनसेट करेगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि एक बार इस पावर सप्लाई को ऑफ कर देते हैं, एंड ऑफ करने के बाद इस वैक्यूम पंप के जरिए यहां से हम एयर को निकाल लेते हैं। और जब हम एयर को निकालेंगे तो ये जार के अंदर जो हवा है, जो एयर है, वो खत्म हो जाएगी और ये बिल्कुल वैक्यूम हो जाएगा, यानी कि बगैर हवा के बिल्कुल। एंड जब हम यहां से हवा को निकालने के बाद इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद हम देखेंगे कि बेल जो रिंगिंग बेल है इसकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही, नो साउंड, आवाज सुनाई नहीं दे रही। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको आप ऑन रहने दें, एंड यहां से आप वैक्यूम के जरिए आस्ता आस्ता यहां से आप एयर को निकालते जाएं। किसे, जार में से। जब एयर को निकालते जाएंगे तो आप गौर करेंगे तो जो यहां पर इसका साउंड है, जो बेल साउंड है, वो आस्ता आस्ता मध्यम होता जाएगा, फीबल, मध्यम होता जाएगा, फीबल होता जाएगा। ठीक है। अब जो इसका साउंड आस्ता आस्ता मध्यम होता जाएगा और एक वक्त आएगा कि साउंड हमें सुनाई नहीं देगा, नो साउंड। ये कब होगा, जब इस जार के अंदर हवा मुकम्मल तौर पर
निकल जाए और यहां पर बिल्कुल जो कंडीशन है वो वैक्यूम वाली हो जाए, यानी कि नो एयर। तो इससे ये बात साबित हुई कि साउंड को ट्रांसफर करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। इसी तरह अगर हम दोबारा इस वैक्यूम के जरिए यहां इस जार के अंदर एयर को ट्रांसफर करना शुरू कर दें, यानी एयर को दाखिल करना शुरू कर दें, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता इसका जो साउंड है वो बुलंद होता जाएगा, लाउड होता जाएगा, और एक वक्त आएगा कि हमें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इसका साउंड सुनाई देगा। अब जो साउंड हमें सुनाई देगा वो क्यों होगा? क्योंकि जार के अंदर वापस एयर आ चुकी है। सो इससे ये बात साबित हुई कि साउंड को ट्रांसफर करने के लिए वन प्लेस टू वन अदर किसी ना किसी मटेरियल की जरूरत जरूर होती है, और ये मटेरियल कोई भी हो सकता है। आप एयर कर लें, जिस तरह यहां पर एक ट्यूनिंग फोर्क को अगर हम एक बाल्टी के अंदर लें, ठीक है, और उसके अंदर हम वाटर रखें, फिर भी हम देखेंगे तो यहां पर साउंड क्रिएट होगा, ठीक है, आप वाटर भी कह सकते हैं। तो कोई ना कोई मटेरियल का होना जरूरी है, एक मीडियम का होना जरूरी है, जिस मटेरियल मीडियम के जरिए आवाज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आगे प्रोपागेट कर सके। सो अगर आप इस पूरी एक्टिविटी 11.2 को स्टडी करेंगे तो इस 11.2 के स्टडी के लिहाज से ये कंप्लीट मैंने आपको बयान कर दिया कि वो इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। सो होपफुली आपको ये 2 पॉइंट समझ आ चुके हैं। फर्स्ट, द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, एंड सेकंड, साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। सो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, के जो साउंड वेव्स हैं उनकी जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, द पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव्स बैक एंड फोर्थ along the direction of propagation of waves, कि इसके मुताबिक है कि जिस तरफ वेव्स मूवमेंट कर रही है, जिस तरफ वेव्स जा रही हैं, ये वेव्स ट्रांसफर हो रही हैं, उसी तरफ उसके जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो मूव करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, सेम डायरेक्शन में। तो पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ, और इनमें जो मूवमेंट होगी वो किस तरह होगी, वो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। ये टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, या कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की सूरत में पैदा होता है, ठीक है। ये कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, तो जब कंप्रेशन होगा वो आगे जाएगा, जब रेयरफेक्शन होगा तो वो पीछे जाएगा, ठीक है। तो इस सूरत हाल में ये आगे वेव्स ट्रांसफर होती जाएंगी। सो हम कह सकते हैं कि जो नेचर ऑफ साउंड वेव्स है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। अब आपके टेक्स्ट बुक में ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स को उसने एक ट्यूनिंग फोर्क के जरिए समझाया हुआ है कि अगर हम एक ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशन को लें और उसकी वाइब्रेशन को एयर आर्टिकल्स के मुताबिक हम अगर डिस्कस करें तो फिर हम देखते हैं कि हाउ द वेव्स ट्रांसफर in term of compression and rarefaction from one point to another, and how we have this sound by creating the compression and rarefaction in term of longitudinal waves. So अगर हम according to टेक्स्ट बुक longitudinal waves का मुशाहदा करें, अब ये एक आपके टेक्स्ट बुक के मुताबिक डायग्राम है, फिगर है, जिसमें एक ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशन को शो किया गया है, और ये हमारे पास एक पॉइंट ओ है। ये ओ वो पॉइंट है जो इसकी मेन पोजीशन का है। मेन पोजीशन, मेन पोजीशन आप कह लें कि वो पोजीशन है कि जब ये यहां पर बिल्कुल रेस्ट फॉर्म में, और आप अगर इस फिगर को देखें तो जब ये रेस्ट फॉर्म के अंदर है तो रेस्ट फॉर्म में जो डेंसिटी ऑफ एयर है, ये उसने एयर आर्टिकल्स को जाहिर किया है कि जो एयर के पार्टिकल्स हैं, तो यहां पर इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी मींस कि आप सिंपल आप लफ्जों में ये कह सकते हैं कि जो एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर वो बिल्कुल हमारे पास यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मींस कि ये हमारे पास एयर प्रेशर बिल्कुल एक जैसा है, सेम एयर प्रेशर है एवरीवेयर, सेम प्रेशर एवरी पार्टिकल्स ऑन एयर, कि जो एयर्स के जो जितने भी पार्टिकल्स हैं यहां पर ये प्रेशर सेम है, इट मींस इसकी जो डेंसिटी है वो सेम है। अब हम क्या करते हैं कि ये पॉइंट बी है इसके राइट साइड की तरफ और ये पॉइंट ए है इसके लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा करते हैं, इस ट्यूनिंग फोर्क में क्या करते हैं, वाइब्रेशन पैदा करते हैं। अब जब हम इसमें वाइब्रेशन पैदा करेंगे तो ये जो राइट
प्रोंग की तरफ जो एयर पार्टिकल्स हैं इनकी डेंसिटी में भी डिफरेंस आ जाएगा। किस तरह डिफरेंस आएगा कि सबसे पहले आप अगर हम इस हिस्से को देखें तो यहां पर यह हिस्सा कंप्रेशन को जाहिर कर रहा है कि यहां पर कंप्रेशन पैदा हो जाएगा, एंड अगर हम इसकी तरफ देखें तो यह हिस्सा जाहिर कर रहा है कि यहां पर रेयरफेक्शन जाहिर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जब हम राइट साइड को मूव करेगा, जब वाइब्रेशन करते हुए राइट साइड को मूव करेगा तो हवा के अंदर प्रेशर डालेगा, और हवा के पार्टिकल्स में जब प्रेशर आएगा तो वो प्रेशर आगे ट्रांसफर होता जाएगा। फिर जब ये ए पॉइंट की तरफ जाएगा, यहां पर अब आप इस फिगर को देखें तो यहां पर वो पॉइंट ए की तरफ, ये जो राइट प्रोंग है वो पॉइंट ए की तरफ आ रहा है। अब वो पॉइंट ए पर जब आएगा तो फिर क्या होगा, इस हिस्से पर जहां पहले कंप्रेशन था अब यहां पर रेयरफेक्शन पैदा हो जाएगा। ठीक है, अब रेयरफेक्शन क्यों पैदा होगा, क्योंकि इस हिस्से की तरफ अब एयर का प्रेशर कम हो गया है और इस हिस्से में एयर का प्रेशर अब ज्यादा हो गया। सो यहां पर एयर का प्रेशर कम होकर ये रेयरफेक्शन हो गया, और ये जो कंप्रेशन का हिस्सा था ये आगे ट्रांसफर हो गया। इसी तरह ये हिस्सा आगे ट्रांसफर होता जाएगा, आगे ट्रांसफर होता जाएगा। ठीक है, एंड हम यहां पर देख सकते हैं कि एक बार ये कंप्रेशन पैदा होगा, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, इस तरह ये फॉर्म आगे ट्रांसफर होती जाएगी। अब इसी बात को समझने के लिए हम इस डायग्राम को लेते हैं। अब यहां पर देखें तो ये एयर पार्टिकल्स हैं। अब ये एयर पार्टिकल में ये रेयरफेक्शन का हिस्सा है, ये कंप्रेशन का हिस्सा है। अब सेम इसी तरह क्या हो रहा है कि ये जो कंप्रेशन है ये आगे ट्रांसफर हो रहा है, एंड देन इसी तरह आगे, और सेम हमारे पास एक सीक्वेंस चल रही है कि जिसमें पहले हमारे पास हमने यहां पर तो देखा कि कंप्रेशन है, तो पहले कंप्रेशन पैदा होता है, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, एंड इस तरह जो एडजेसेंट हमारे पास जो लेयर्स हैं वो पैदा होती चली जाती हैं। सो जब ये पॉइंट बी की तरफ होता है तो फिर कंप्रेशन पैदा होता है, जब ये पॉइंट ए की तरफ वापस लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा होता है तो फिर रेयरफेक्शन पैदा होता है। ठीक है, और ये आगे अपने पार्टिकल्स को ट्रांसफर करता चला जाता है, और इस फॉर्म के अंदर इस फॉर्म के अंदर हमारे पास साउंड वेव्स जनरेट होती है। एंड अगर हम इस डायग्राम के मुताबिक देखें तो यहाँ पर जो एयर पार्टिकल्स हैं वो भी आगे को ट्रांसफर हो रहे हैं, एंड साउंड वेव्स जो हैं वो भी आगे को ट्रांसफर हो रही है। सो लॉन्गिट्यूडनल नेचर, जो लॉन्गिट्यूडनल बिहेवियर है वो सेम यही है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है एंड जो वेव डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। सो ये बात इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होगी कि जो साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के नेचर के मुताबिक हैं। सो वी कैन सी दैट द साउंड वेव इज बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो इसके साथ ही हमारे पास 11.1 आर्टिकल साउंड वेव्स वो कंप्लीट हो जाता है। एंड साउंड वेव्स के अंदर हमने बेसिकली साउंड की नेचर के लिहाज से 3 हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया। फर्स्ट हमारे पास था कि अगर साउंड जो जनरेट होता है तो वो वाइब्रेशन ऑफ बॉडी की वजह से जनरेट होता है। सो कोई भी हमारे पास जो सोर्स होगा जिससे साउंड जनरेट होगा तो ये बात में रख रहे हैं कि उसमें वाइब्रेशन होगी तो साउंड जनरेट होगा। सेकंड पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, एंड थर्ड हमने ये डिस्कस किया कि जो साउंड की जो नेचर है, जो साउंड वेव है, वो हमारे पास कौन सी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। सो जो साउंड वेव है वो हमारे पास बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। तो यहां तक ये हमारे पास 11.1 आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है 11.2 आर्टिकल के मुताबिक उसको स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही यहां तक ये लेक्चर